जय हिंद सभी को। बीपीएससी टीआरई 4.0 आप देखें, कल ही पूरा डिटेल इसका एग्ज़ाम शेड्यूल यानी एग्ज़ाम कैलेंडर के रूप में आपका आया और एग्ज़ाम कैलेंडर आपका चौंकाने वाला रहा। एक संभावना पहले से था कि जून जुलाई से पहले एग्ज़ाम नहीं दिखता है, लेकिन डायरेक्ट ये सितंबर में आपका एग्ज़ाम का डेट दिया गया, वो भी मिड सितंबर के बाद, यानी कि 22 सितंबर से लेकर के 29 सितंबर तक आपका एग्ज़ाम का डेट दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि दो तरह के छात्र इसमें हैं। एक तो लगातार लगभग साल भर से ऊपर से लगातार तैयारी करते आ रहे हैं। दूसरे ऐसे छात्र हैं कि इस बार वो सीटेट दिए होंगे, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, और इस बार एसटेट पास करने वाले छात्र भी इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। यानी कि एक नए छात्र हैं, एक पुराने छात्र हैं। तो इसमें नफ़ा और नुकसान वाली बातें भी है कि आखिर इतने विलम्ब से एग्ज़ाम डेट होने का खामियाजा भी भुगतना छात्रों को इस रूप में पड़ रहा है, मानसिक कष्ट के रूप में। क्योंकि अभी सबको पता था कि पिछले एक साल से लगातार इस बात पे चर्चा हो रही थी कि अब नोटिफिकेशन आएगा, अब नोटिफिकेशन आएगा, अब नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन हमेशा एक बात हम जो लगातार बोलते आते हैं कि बहुत सारी बातें ऐसी होती है कि जो आपके या हमारे हाथों में नहीं होती है। गवर्नमेंट जो डिसीजन लेती है उस पर हमको चलना होता है, उसके हिसाब से हमको चलना होता है। चाहे आपको परेशानी हो या नहीं हो, गवर्नमेंट को बहुत फ़र्क इस पर नहीं पड़ता है। और अभी वर्तमान स्थिति यही देखने को मिला है। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे तमाम छात्रों को अब लग रहा था, जिस हिसाब से चर्चा हुई कि फेब या मार्च में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो सबको एक उम्मीद जगी थी कि 1-2 महीने के अंदर, 2-2.5 महीने 3 महीने के अंदर में एग्ज़ाम भी हो जाएगा। लेकिन एग्ज़ाम का डेट लगभग 6.5 महीने या 6.75 महीने के बाद ही आपका एग्ज़ाम होना है। और एक संभावनाएं हमेशा ऊपर नीचे की बनी हुई रहती है कि ठीक है, आपने टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट दिखाया है, तो क्या गारंटी है कि उस टाइम पर हो ही जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन वाली स्थिति बन जाती है। अब दो सवाल है यहाँ पर कि क्या मार्च में नोटिफिकेशन निश्चित रूप से आ जाएगा या फिर नोटिफिकेशन में भी विलंब हो सकता है। लेकिन जिस हिसाब से लगातार बोला गया कि मार्च में नोटिफिकेशन दे दी जाएगी और एग्ज़ाम का तिथि आपका घोषित कर दिया गया है, तो हो सकता है कि आपका मार्च में नोटिफिकेशन आ भी जाए, मे भी कि थोड़ा सा नोटिफिकेशन में विलम्ब भी हो जाए। दोनों तरह की संभावनाएं आपको दिख सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस बीच में आपको क्या करनी है, आप क्या करना चाहते हैं इस बीच में। इसलिए हम तमाम छात्रों को कहना चाहते हैं कि जो छात्र लगभग तैयारी अपनी पूरी कर चुके हैं या तैयारी अपनी पूरी कर चुके हैं, जो लगातार रिवीजन मोड में बने हुए थे, जिनको लग रहा था कि जितनी जल्दी एग्ज़ाम हो जाए उतना हमारे लिए बेहतर है, तो उन छात्रों को अब एक प्लान बी भी साथ में लेकर के चलना होगा। उस पर हम डिटेल चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले नए स्टूडेंट को भी अब क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, चूँकि अब तो एक टारगेट जो था वो टारगेट आपका फाउंडेशन के रूप में कन्वर्ट हो गया, मतलब कि आपको अधिक से अधिक समय मिल गया है। तो उस हिसाब से अपने टारगेट को थोड़ा सा डिटेल करना है, थोड़ा सा एक्सटेंड करना है, पढ़ाई के तरीके को एक्सटेंड करना है कि जो आप टारगेट की तरफ पढ़ते उसको आप फाउंडेशन की तरफ पढ़ना है। यानी तैयारी को और स्ट्रेटेजिक धार देनी है कि और बेहतर परफॉर्मेंस अब हम कैसे कर पाएँ। इससे अब क्या होगा कि इतना लंबा एग्ज़ाम डेट देने के कारण कट ऑफ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, निश्चित रूप से पड़ेगा, क्योंकि टाइम मिल गया है। तो अब छात्र और बेहतर तैयारी कर पाएंगे। और ये भी टारगेटेड टाइम मिल गया कि 6.5 महीने का समय, 6.75 महीने का समय हमको मिल गया है। तो इस बीच में अपनी स्ट्रेटेजी को बनाकर अपने परफॉर्मेंस को लगातार इम्प्रूव करेंगे। तो चलते हैं, कई सारे इसमें पीपीटी हमने हाथ से लिख रखा है, उस पर हम चर्चा करेंगे, तो और भी बातें आपकी स्पष्ट होगी। और लास्ट में हम प्लान बी पर भी अपनी चर्चा करेंगे कि अब आपको क्या करनी चाहिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे बढ़ने के बाद कि सबसे पहले कि बीपीएससी टीआरई 4.0 की जहाँ तक बातें हैं, इसमें आप समझ रहे हैं कि एग्ज़ाम डेट 22 सितंबर टू 29 सितंबर के बीच में आपका दिया गया है। 6.5 महीने प्लस का समय आपके पास बचा हुआ है। और लगभग फाउंडेशन लेवल हम जैसा कि अभी चर्चा की उसको कि कितना डिटेल से आप पढ़ाई कर सकते हैं, वैसा लगभग समय आपको मिल गया है नए स्टूडेंट के लिए। नए स्टूडेंट इसमें कौन है, तो नए स्टूडेंट इसमें हैं सीटेट
इस बार जो एग्ज़ाम दिए हैं और इस बार जो एस्टेट पास किए हैं, ये दोनों छात्र, क्योंकि इनको पहले लग रहा था कि समय हमको बहुत कम मिल रहा है, लेकिन अब इनके पास भी पर्याप्त समय मिल गया है। तो और ओल्ड स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, तो ओल्ड स्टूडेंट को अब वो समय आ गया है कि मैक्सिमम प्रैक्टिस कंटिन्यू रखनी चाहिए। साथ में आप कंटेंट का रिवीजन जो पहले से आपका बना हुआ होगा या जो आपने कलेक्ट किया होगा, लगातार उसका रिवीजन करते रहें। साथ साथ एनसीईआरटी का भी रिवीजन करते रहें। साथ साथ आप अपना प्लान बी को भी कंटिन्यू रखें, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। इसके बाद जो नए स्टूडेंट हैं तो उनको सबसे पहले सिलेबस पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए, अच्छी समझ होनी चाहिए, क्योंकि आपको भी मालूम है कि सिलेबस जारी आपका नहीं किया है या नहीं किया जाता है बीपीएससी के द्वारा। स्टेट का सिलेबस जारी करती है, लेकिन बीपीएससी के द्वारा टीआरई का सिलेबस जारी आपका नहीं किया जाता है, बल्कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पर अपना सिलेबस क्रिएट कर सकते हैं, या एक्सपर्ट अगर क्रिएट किए हैं तो उस पर मंथन करके उसको आप उस पर बेहतर परफॉर्मेंस कैसे दें, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग उस पर आप काम कर सकते हैं। जो हमने बताया कि PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, अच्छी समझ होनी चाहिए कि इससे पहले TRE 1, 2 में 3 में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए, चाहे आपका कोई भी वर्ग हो, 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9, 10 हो, 11, 12 हो, सभी में ये स्ट्रेटेजी आपकी काम करेगी। दूसरा क्या आप देख रहे हैं कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी के बारे में हमने लिखा है कि क्लास 6 to 12, सबको पता है कि 6 to 10 आप पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर होगा। कभी कभी 2-4 क्वेश्चन आपका थोड़ा सा अपग्रेड करके ऊपर भी भागता है, तो आपके पास चूंकि समय पर्याप्त आपको मिल गया है तो थोड़ा सा अगर रेंज अपना बढ़ाएंगे तो और बेहतर होगा। नहीं तो 6 to 10 अगर जो टीजीटी वाले छात्र हैं उस पर अच्छी पकड़ बनती है तो वो आपको काम करेगा। इसके बाद चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आधार बना करके जिस जिस टॉपिक को टच किया गया है इससे पहले उसमें और मॉडल क्वेश्चन को ऐड करके चैप्टर वाइज क्वेश्चंस का अगर अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा इंप्रूवमेंट संभव हो पाएगा। इसके बाद मिक्स क्वेश्चन का फुल प्रैक्टिस भी ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्या होता है कि फुल सिलेबस हमेशा आपका रोटेट करते रहेगा, क्योंकि बहुत सारी बातें होती है कि चैप्टर वाइज जब आप आगे बढ़ते हैं तो पीछे से दिमाग से भी स्किप करती है। तो इसी परिस्थिति में एक दिन हम चैप्टर वाइज प्रैक्टिस किए, दूसरे दिन फुल मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए, तो इससे पूरा सिलेबस का आपका रोटेशन बना हुआ रहेगा। इसके बाद अगर हम चर्चा करें तो चूंकि आपके पास टेंटेटिव टारगेट है दिया कि 6.5 महीने का समय हमारे पास है, इस बीच में हमको तैयारी करनी है, तो एक आपको पता होना चाहिए सेफ स्कोर के बारे में हमने चर्चा किया। हालांकि ये किसी भी सूरत में सेफ स्कोर आप पहले से नहीं पता कर सकते हैं, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन का लेवल एग्जाम में किस तरह का पूछा जाएगा। तो जैसा भी, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से TRE 1, 2, 3 में क्वेश्चन पूछा गया, अगर उस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो 5, 7, 8 नंबर आपको बढ़ा करके ही स्कोर करना पड़ेगा ऐसे प्रश्न पत्रों में, क्योंकि कंपटीशन आपका लगातार बढ़ रहा है। हाँ, अलग बात है कि क्वेश्चन का लेवल अगर बढ़ा दिया जाएगा तो जो अभी आपका कट ऑफ गया है उससे कट ऑफ कम भी जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो भी परिस्थिति होनी है सब स्टूडेंट के लिए होगा, इसलिए यहाँ पर चिंता करने वाली बात आपकी नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि आपको तैयारी के लिए रेगुलरिटी मेंटेन करना होगा, नियमित आपको पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि आप सोचेंगे कि एग्ज़ाम का डेट अब एक्सटेंड कर गया है तो चलो 2-4 महीना हम दूसरा काम कर लेते हैं, या बहुत ज़्यादा समय अगर आप नहीं दे पाएंगे, रेगुलरिटी मेंटेन नहीं रह पाएगा तो दिमाग से पढ़ा हुआ चीज़ स्किप भी करने लगता है। तो जितने ही घंटे का आप टारगेट बनाएं, जितने ही घंटे का प्लान करें, वो रेगुलर मेंटेन होना चाहिए। इस बात को ध्यान आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ आप नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, आपके जैसे हजारों लाखों छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। अब हम बातें आते हैं कि प्लान बी भी साथ में एक्टिव रखना होगा आपको। प्लान बी का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए जिस हिसाब से लगातार डेट एग्ज़ाम का एक्सटेंड होता चला जा रहा है, तो आप देखेंगे कि सिमिलर क्वालिफिकेशन में और सिमिलर सिलेबस से और भी एग्ज़ाम को हम पकड़ सकते हैं और एग्ज़ाम का तैयारी हम बेहतर साथ साथ कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी भी आपको लेके चलना होगा। मान लीजिए कि किसी का TGT मैथ है तो स्वाभाविक रूप से वो मैथ तो अच्छे से पढ़ते ही पढ़ते हैं, लेकिन इसके साथ में वो कॉमन पेपर के रूप में अन्य सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं, GS के
अन्य सेक्शन को भी पढ़ते हैं, करंट भी पढ़ते हैं, इसके अलावा बिहार सेक्शन भी पढ़ते हैं। तो अगर सेम क्वालिफिकेशन में अगर हम बिहार एसआई का फॉर्म जैसे अगर भर सकते हैं, बिहार पुलिस का फॉर्म भर सकते हैं, बिहार एसएससी +2 लेवल का अगर हमने फॉर्म भर रखा है, बिहार एसएससी ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म हमने भर रखा है CGL 4 का, या AEDO का फॉर्म हमने भर रखा है, या रेलवे का लगातार हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, या रेलवे का फॉर्म लगातार हम भर रहे हैं, BSO का फॉर्म भर रहे हैं, सिविल कोर्ट का हमने अगर फॉर्म भर रखा है, तो कमोबेश आप देखेंगे कि सभी एग्ज़ाम का सिलेबस थोड़ा ज़्यादा प्रश्नों की संख्या सब्जेक्ट वाइज ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन पढ़ना उतना ही होता है और पढ़ाई उतनी ही करनी होती है। तो दूसरे एग्ज़ाम्स का कम से कम प्रैक्टिस मोड में आप बने रहना। बेसिक आप जैसे पढ़ाई करते हैं करते रहिए सब्जेक्ट का, लेकिन प्रैक्टिस साथ साथ दूसरा भी आप कंटिन्यू रखिए। अगर CGL 4 देना है तो बीच बीच में अल्टरनेट करके हम CGL 4 का भी टेस्ट बनाते रहेंगे, सेट मारते रहेंगे, और या अन्य कोई भी एग्ज़ाम जिसके बारे में हमने चर्चा किया है तो उसका भी साथ साथ आप तैयारी करते रहें। तो मैक्सिमम समय आप TRE 4 के लिए दें, लेकिन अगर मान लीजिए कि 6-7 घंटा हम TRE 4 के लिए समय दे रहे हैं तो 2-3 घंटा हम टाइम अदर्स के लिए भी दे सकते हैं, 4 घंटा अदर्स के लिए भी दे सकते हैं, अदर्स एग्ज़ाम के लिए भी दे सकते हैं। वैसे छात्र जिनका ऑलरेडी सारा कुछ पढ़ा हुआ है, जो TRE 1, 2, 3 में भी घुमा फिरा करके भाग लिए हुए हैं, यानी कि जिनकी तैयारी का लेवल पहले से बहुत बेहतर रह चुका है, तो परेशानियां तो निश्चित रूप से है। छात्र चिंतित तो ज़रूर हैं कि इतना एग्ज़ाम का डेट बढ़ा दिया गया, अब हम क्या करें। मायूसी तो स्वाभाविक है, क्योंकि धैर्य की भी एक सीमा होती है, और कहीं ना कहीं BPSC या शिक्षा विभाग, बिहार सरकार आपकी धैर्य की परीक्षा ही एक तरीके से ले रही है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको भी अच्छे से पता है आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, तो उस ऑप्शन को आप एक्टिव रखिए, लगातार अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते रहिए, तो वही स्ट्रेटेजी आपका आगे चल कर के काम भी करेगा। आप देख रहे हैं कि अदर्स की जब प्लान बी की आप तैयारी करते हैं तो मैथ पर चर्चा होती है, मैथ को आपको अच्छा करना होता है, SST पेपर यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी को अच्छा करना होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो साइंस को अच्छा करना होता है, रीजनिंग का अच्छा खासा वेटेज होता है दूसरे एग्ज़ाम में, तो इसको आपको बेहतर करना होता है। इसका 1 to 5 PRT में है आपका अप्लाई, लेकिन बाकी क्लासेस के लिए रीजनिंग आपको नहीं पढ़ना होता, लेकिन यहाँ आपको पढ़ना होगा। करेंट अफेयर्स तो आप इधर भी पढ़ते हैं उधर भी पढ़ेंगे। बिहार सेक्शन अगर स्टेट लेवल का एग्ज़ाम देते हैं तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि ये सारा पेपर ऑलरेडी आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो बस इसको भी साथ में पढ़ते रहेंगे तो दूसरे एग्ज़ाम्स भी आपके मेंटेन होते चले जाएंगे। इस बीच में TRE 4 के लिए आप थोड़ा सा बैठ करके 1 आध घंटा विचार कीजिए कि कौन किस किस पेपर में अभी भी प्रॉब्लम आपको ज़्यादा से ज़्यादा रह जा रहा है, तो उसको चिन्हित करके इस बीच में उस पर आप काम कर सकते हैं, उस पर मेहनत करके लगातार उस पेपर को बेहतर कर सकते हैं और अपने परफॉर्मेंस को लगातार इम्प्रूव कर सकते हैं। जो जो छोटी छोटी गलतियां रह जाती है उसको आप चिन्हित करके उस पर मेहनत करके लगातार उसको बेहतर करते रहें, तभी जा कर के फाइनली TRE 4.0 में आपका होप रह सकता है। आपकी तैयारी बेहतर हो करके रिजल्ट के रूप में परिणत ये चीज़ हो सकता है, नहीं तो फिर परेशानी निश्चित रूप से आपकी बढ़ जाएगी। इन तमाम बातों को आपको याद रखना है। और जो नए छात्र हैं और ऑनलाइन मोड में आप तैयारी करते हों या ऑफलाइन मोड में तैयारी करते हों, अभी तो हमारा लगातार बैचेज वगैरह स्टार्ट हो रहा है। अगर आपको ज़रूरत हो तो हम बता रहे हैं, तो आप नए छात्र पटना आकर के अब जो बैच हम टारगेट के रूप में स्टार्ट करने वाले थे, 3 महीने 3.5 महीने के रूप में स्टार्ट अभी किए थे, सब बैच अब फाउंडेशन टाइप का आपका हो जाएगा। मिनिमम हम 6 महीना पढ़ाएंगे और उसको अच्छे से पढ़ाएंगे। उसमें NCERT बेस्ड अलग से हम पढ़ाई सबमिट करेंगे, जो जनरल पढ़ाई कराते हैं वो तो हम कराते ही कराते हैं। फिर उसमें टेस्ट का भी एक अलग हमने फॉर्मेट बना दिया। एक दिन मिक्स, जैसे अभी तक लगातार मिक्स क्वेश्चन का टेस्ट चल रहा था, तो अब एक दिन मिक्स क्वेश्चन होगा, एक दिन चैप्टर वाइज NCERT बेस्ड होगा, एक दिन मिक्स होगा, एक दिन चैप्टर वाइज होगा। हमारा टारगेट है कि एग्ज़ाम तक में कम से कम 2 बार
पूरा चैप्टर का आपका रिवीजन करा दें टेस्ट के माध्यम से। तो ऑफलाइन मोड में आप बाजार समिति में भी टेस्ट दे सकते हैं, भिखना पारी में टेस्ट दे सकते हैं, किसान कोल्ड स्टोर में टेस्ट दे सकते हैं, और ऑनलाइन मोड में प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर मंडे टू फ्राइडे वाला चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हैं, और प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट ऐप पर सैटरडे संडे वाला फुल सिलेबस का टेस्ट दे सकते हैं। तो कोशिश करिए। और जो छात्र पढ़ाई करना चाहते हैं, चूँकि अब तो आपके पास पर्याप्त समय मिल गया है, तो बाजार समिति सेंटर पर अभी भी 30% का स्पेशल ऑफर ऑफलाइन मोड में है। और यहाँ क्लासेस अभी मंडे से नया बैच आपका स्टार्ट हो रहा है, और कुछ नए बैच अभी स्टार्ट हो चुके हैं, और भिखना पहाड़ी सेंटर पर भी नया बैच स्टार्ट आपका हो रहा है। तो आप देख लीजिए, इसका लाभ अगर आप उठा सकते हैं, अगर आपको ज़रूरत है तो उठाइए, नहीं तो जहाँ भी हैं, जिस परिस्थिति में हैं, सेल्फ स्टडी ही करते हैं, तो उससे बढ़ के कोई स्टडी नहीं है। लगातार मेहनत करके अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए। धन्यवाद।